हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन। और हमेशा की तरह इनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए कहीं भी परेशान नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं आपको आने वाले सब्जेक्ट की वीडियो भी इसी तरह से मिले विथ आंसर्स, तो आप सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल, जिससे कि हमारी जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन और उनके आंसर बता देता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसमें आपको देखिए सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी। देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शंस लगा लीजिए। आ वाला है 9 दिसंबर 1946। कोशिश करिएगा वीडियो को देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद कर लेना है। इससे आपका जो भी समय बचेगा आप रिवीजन एक बार फिर से कर पाएंगे और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नोट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश नहीं है। ऑप्शंस हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान या फिर थाईलैंड। तो सही आंसर लगा लीजिए, दा वाला रहेगा थाईलैंड। इसके बाद अगला है, आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो आंसर यहाँ पर नोट करिएगा, बा वाला राष्ट्र निर्माण। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की भील तहसील से कब हुई थी। इसके बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन है 1980 में, 1984 में, 1990 में या फिर 1992 में। तो आंसर्स को नोट कर लीजिए, सा वाला रहेगा 1990 में। जैसा कि मैंने कहा, कोशिश करेगा वीडियो को देखते देखते ही आपको आंसर याद हो जाए, जिससे कि आपका समय बचेगा। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सा वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शंस हैं कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बा वाला आयरलैंड। इसके बाद है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। तो ऑप्शन है आपके सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन या फिर उक्त सभी। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, दा वाला रहेगा उक्त सभी। इसके बाद है, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक था। ऑप्शन है ग्रीन, गांधी जी, लॉस्की या फिर रूसो। तो यहाँ पर सही आंसर आपका दा वाला रूसो। इसके बाद अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। इसके बाद है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन खालिस्तान था। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए। सबसे पहले वाले का आंसर लिखिएगा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका समाजवाद। नोट कर लीजिएगा, समाजवाद। सेकंड आपका क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका वारसा पैक्ट। नोट कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद है, खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी। इसके बाद अगला है, सार्क का मुख्यालय खालिस्तान में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 1945। इसका अगला है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत खालिस्तान सरकार के समय में हुई। आंसर नोट करिएगा, राजीव गांधी। ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर खंड आ है और खंड बा। पहला है, क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट का जो संबंध है वो 1962 से है। दूसरा है, विश्व ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, पेरिस में है। जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या है, दीपक है। जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह है वो है दीपक। शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो 1945 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोड़ी के आपके आंसर यहाँ पर हैं। देखिए सभी क्वेश्चन के आपको इसी तरह से आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या फिर क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को कर लीजिए इनेबल, जिससे कि जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा और हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सारी वीडियो आप तक पहुंच पाएंगी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला है, ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता नामक ग्रंथ
किसने लिखा? ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर है वो नोट कर लीजिए, J.S. मिल ने लिखा। इसके बाद अगला है मौलिक अधिकार की गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो इसकी जो सुरक्षा करता है वो संविधान करता है, इसे आप नोट कर लेना है। इसके बाद है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर नोट करिएगा 751। इसके बाद है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? आंसर रहेगा आपका 1948 में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में समाविष्ट करने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। इसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है? तो ये सारे जो क्वेश्चन है इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ और वहां पर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर कहीं भी नहीं ढूंढना है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर एक एक करके हम आंसर्स को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में समाविष्ट करने का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर सबसे पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अपनी तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वैसे ही आपको याद करना है, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपको पूरे अंक एग्जाम में मिलेंगे अगर आप इसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, संपूर्ण प्रभुत्व संविधान से क्या तात्पर्य है? तो आपको जितना आंसर प्रोवाइड कराया गया है इतना कम से कम लिखना है आपको जरूरी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको वर्णन करना है, ना कि सिर्फ पॉइंट लिखना है, तो पूरा वर्णन प्रोवाइड किया गया है और आपका क्लास 11th के अकॉर्डिंग इतना लिखना जरूरी है हर एक पॉइंट के अंदर। आपने इसे छोटे से छोटे करने की कोशिश की, इससे ज़्यादा और इसे आप कम नहीं कर सकते। आप चाहे तो पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, कोई और पॉइंट्स आपको याद है, तो वो आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक ये 7 का आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखित एवं विस्तृत संविधान है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो राज्य है वो है, और इसके बाद यहाँ पर नागरिकों के मूल कर्तव्य है। तो सभी का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर अगला है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। तो ये आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर यहाँ पर बताए गए हैं, एक एक करके नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको मैं सारे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह से मिलने वाली है। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को इनेबल करके रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसे भी आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ये यहाँ पर आपको चारों अंतर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिख कर आना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, साधारण बहुमत तथा पूर्ण बहुमत में क्या अंतर है? आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में लिखने का आपको देखिए काफ़ी फायदा होता है। जितने अंक का क्वेश्चन होता है, अगर आप उतने पॉइंट्स बना देते हैं तो आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको पॉइंट्स में सारे क्वेश्चन के आंसर लेकर आया हूँ। डायरेक्ट थ्योरी में बोर होता है चेक करने वाले के लिए भी, तो वो कितने भी अंक दे देता है, उसका जितना भी मन होता है वो उतने अंक दे देता है। लेकिन यहाँ पर अगर अंक आपने पूरे पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको 1 पॉइंट का पूरा अंक दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। तो भारतीय निर्वाचन प्रणाली की जो विशेषताएं इस प्रकार है, देखिए वयस्क मताधिकार होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं, ऐच्छिक मतदान होता है, निर्वाचन आयोग इसकी पूरी जो है रूपरेखा तैयार करता है। तो यहाँ पर इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, सारे पॉइंट्स, सारे आंसर आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो पॉइंट्स के माध्यम से, जिससे कि आपको कहीं भी नहीं ढूंढना पड़ेगा अच्छे आंसर्स कहाँ से। तो वो यहाँ पर बेस्ट आंसर जो आपके लिए हो सकता है वही यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और हर एक का वर्णन है। इतना ही वर्णन आप कर देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कार्यपालिका के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 कार्य आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए आंतरिक शासन संबंधी कार्य, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद सैनिक कार्य, सैनिक के कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद देखिए विधि निर्माण संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर वित्तीय कार्य कौन से होते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स यहाँ से आपको नोट कर लेना है, और यहाँ पर आपको इतने में पूरे अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की विवेचना कीजिए। संकट काल की परिस्थिति में राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर देखिए युद्ध, बाह्य संक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में और देशव्यापी वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। तो ये यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, 3 तरह से यहाँ पर प्रोवाइड किया है। 3 पॉइंट्स, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, और इस सभी का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन आपको करना है। तो राज्यसभा का संगठन, पहले तो यहाँ पर आपको ये पूरा डिस्क्राइब करना है, और उसके कार्य आपको याद करना है। देखिए इसे भी मैं पॉइंट्स में ही लेकर आया हूं, तो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा देखने में आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है साइज को बड़ा कर रखा है फॉन्ट का, जिससे कि आपको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आप ले सकें, आपको प्रॉब्लम ना जाए पढ़ने में। लेकिन अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो काफ़ी छोटे आंसर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस पॉइंट्स का आपको नंबर मिल जाएगा। बड़े लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को, बस आपको उसमें डिटेल डालना है, जितनी ज़्यादा आप डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर है 14, स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व पर यहाँ पर हमको प्रकाश डालना है, यहाँ भी पॉइंट्स में आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस सभी को यहाँ पर नोट आप कर लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, एक एक जो है 2 से 3 लाइन में 1 पॉइंट्स आपका आ जाएगा, और इतना कम से कम आपको कक्षा 11वीं में लिखना होगा, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई और क्वेश्चन आपके नहीं बचे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, उनका सॉल्यूशन बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।